हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन दुबई क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का जो ये वीडियो है वो आपका सॉइल मैकेनिक्स का है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। ये आपका जो वीडियो है यूपी ट्रिपल एससी जेई एसएससी जेई जो आपका मेन टारगेट है, जो आने वाला एग्ज़ाम है आपका यूपी ट्रिपल एससी जेई और एसएससी जेई का है, उसके लिए है। जो मैं ये क्वेश्चन कराऊंगा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, लेकिन विथ डिस्क्रिप्शन होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन कर लीजिएगा। यदि कर चुके हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, ताकि मैं जो डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, यदि आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं होती है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूँ। दोस्तों चलिए, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है आपसे क्या बोल रहा है, चलिए हम इसकी पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। बोल रहा है द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स to the total volume of the given soil mass is known as। दोस्तों आपसे बोला गया है टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स मतलब वी अपॉन टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गिवन सॉइल मास। टोटल वॉल्यूम बोलता है तो कैपिटल वी की बात होती है, और जो वी अपॉन वी होता है दोस्तों, ये आपका किसके बराबर होता है? क्या एन के बराबर होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? पोरोसिटी बोलते हैं। तो यहां पर n बराबर वी अपॉन वी होता है फ्रेंड्स। तो आपसे क्वेश्चन में बोला गया है, क्लियर ही हो चुका होगा, क्या बोला गया है फ्रेंड्स? द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गिवन सॉइल मास इज नोन एज। तो मैंने आपको बता दिया फॉर्मूला, वो आपका क्या कहलाएगा दोस्तों? पोरोसिटी कहलाएगा। यदि आपसे क्वेश्चन में दोस्तों वॉइड रेशियो की डेफिनेशन पूछता है, वॉइड रेशियो क्या होता है, तो आप लोगों को पता है वॉइड रेशियो क्या होता है फ्रेंड्स, जल्दी से बता दीजिएगा। स्मॉल ई बराबर वी अपॉन क्या होता है दोस्तों? वी एस। क्या होता है? स्मॉल ई बराबर वी अपॉन वी एस। क्या यही होता है? बिल्कुल, ये आपका होता है वॉइड रेशियो। चलिए हम वाटर कंटेंट की बात करते हैं। तो वाटर कंटेंट मतलब आपका जलांश होता है। इसकी जब हम बात करते हैं तो स्मॉल डब्ल्यू आप इसको डिनोट करते हैं, और इसका क्या होता है आपका? डब्ल्यू सफिक्स में रहेगा, अपॉन में डब्ल्यू एस होता है फ्रेंड्स। मतलब जो आपका डब्ल्यू है वो आपका वेट ऑफ वाटर होगा सैंपल में, और जो डब्ल्यू एस है वो वेट ऑफ सॉलिड होगा टोटल सैंपल का। दोस्तों क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए फिर से इस क्वेश्चन को हम रिपीट कर देते हैं। क्या बोला गया है दोस्तों? द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स मतलब वी अपॉन वी टोटल वॉल्यूम आपसे बोला गया। ये आपका क्या होता है दोस्तों? पोरोसिटी होता है। नाउ दैट क्लियर? वेल, समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इसी तरीके से मैं आपको पूरा डिस्क्रिप्शन बताता रहूँगा। आप यदि नए हैं तो दोस्तों फिर से मैं बोल रहा हूँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन कर लीजिएगा। यदि कंटेंट अच्छा लगता है तो दोस्तों कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों? दोस्तों बोल रहा है आ सॉइल हैविंग यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट मोर देन 10 इज कॉल्ड। आपसे दोस्तों बोला गया है कि एक सॉइल सैंपल है जिसका समानता गुणांक यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट आपका मोर देन 10 है, मतलब 10 से अधिक है। तो वो सॉइल आपका कैसा होगा? यूनिफॉर्म होगा, फाइन होगा, कोर्स होगा, वेल ग्रेडेड होगा दोस्तों। तो जल्दी से आप लोग मैं बता दूं कि यदि आपका कोफिशिएंट 10 है तो दोस्तों वो आपका सॉइल कैसा होगा? वेल ग्रेडेड होगा दोस्तों। कैसा होगा दोस्तों? वेल ग्रेडेड होगा। चलिए और बाकी वैल्यू मैं आपको बता देता हूं, तो उसकी भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं फ्रेंड्स। देखिएगा, तो देखिएगा दोस्तों, आ सॉइल सैंपल हैविंग CU मतलब जो आपका कोफिशिएंट यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट होता है, यदि मोर देन 15 है। तो आपसे जो क्वेश्चन में बोला गया था मोर देन 10 बोला गया था, तो मैंने आपसे बोला है कि वो आपका वेल ग्रेडेड होगा। तो आप लोगों को ये वैल्यूज याद रखनी है दोस्तों। यदि यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट की वैल्यू आपकी यदि मोर देन 15 है तो आपका वो वेल ग्रेडेड होगा दोस्तों। यदि यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट की वैल्यू लेस देन 5 है तो सैंपल आपका यूनिफॉर्म होगा, और यदि यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट की वैल्यू यदि 5 to 15 है तो सॉइल आपकी मीडियम ग्रेडेड होगी दोस्तों। तो इस तरीके से ये आपका हो गया। याद रख लीजिएगा, क्लियर कर लीजिएगा कि यदि मोर देन 10 है तो वेल ग्रेडेड होगा, यदि आपका लेस देन 5 है तो आपका यूनिफॉर्म होगा, और यदि 5 एंड 15 है मतलब 5 to 15 है तो आपका दोस्तों वो मीडियम ग्रेडेड होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपसे क्या बोल रहा है? तो दोस्तों आपसे बोला गया है इन द ओवन ड्राइंग मेथड of determination of water content of a soil sample the temperature range of soil must be up to। मतलब दोस्तों आप लोगों से बोला गया है
कि जो वाटर कंटेंट ज्ञात करने की जो ओवन ड्राइंग मेथड है, भट्टी सुखाने वाली शुष्क विधि है, उसमें जो टेम्परेचर होता है दोस्तों वो कितना होना चाहिए। देखिएगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर लिखा है मस्ट अप टू। तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि जो आपका मैक्सिमम टेम्परेचर है वो आपका कितना होता है, 110 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब दोस्तों 110 डिग्री सी होता है। चलिए अब यहाँ पर मैं आपको बात करता हूँ दोस्तों कि वाटर कंटेंट क्या होता है। तो आप लोगों को मैंने बताया कि वाटर कंटेंट आपका क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन में क्या होता है दोस्तों, WS होता है फ्रेंड्स, ठीक है ना, जिसको हम लोग स्मॉल w से डिनोट करते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि जो वाटर कंटेंट ज्ञात करने के जो मेथड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं दोस्तों। तो उन्हें भी हम लोग आज देख लेंगे इसमें, इस क्वेश्चन के जरिए कि कौन कौन से मेथड है दोस्तों। शायद मे भी आप लोगों को कम पता होगा, लेकिन इस वीडियो में आपको मैं पूरा इसके ज़रिए मैं आपको पूरे मेथड बताऊंगा कि कौन कौन से मेथड होते हैं फ्रेंड्स, देखिएगा। तो दोस्तों जो वाटर कंटेंट होता है आपका, मैंने आपको बता दिया, वो स्मॉल w बराबर डब्ल्यू अपॉन WS होता है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि इसकी जो विधियां होती हैं, तो दोस्तों आप लोगों को अच्छे से समझ लीजिएगा दोस्तों, वीडियो अच्छा लगेगा। आशा करता हूं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगे तो दोस्तों कमेंट ज़रूर करिएगा। बहुत अच्छा वीडियो है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पर बात करते हैं। आपसे बोला गया है, मैंने आपसे बोला है कि वाटर कंटेंट ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियाँ हैं। तो दोस्तों आप लिखिए, पहला मेथड है आपका ओवन ड्राइंग मेथड। दोस्तों इसको भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि ओवन ड्राइंग मेथड को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड मेथड। दोस्तों क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड मेथड। मैं इसलिए ये आपको बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि वाटर कंटेंट कभी कभी क्या होता है कि ओवन ड्राइंग मेथड जहाँ लिखा है वो स्टैंडर्ड मेथड भी लिख सकता है फ्रेंड्स, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं, दूसरा होता है आपका सैंड बॉथ मेथड। इसको हम लोग सब्सिडरी मेथड भी बोलते हैं दोस्तों। अगला आता है एल्कोहल मेथड, इसको हम लोग स्प्रेड मेथड बोलते हैं। 4 नंबर आता है इंफ्रारेड लैंप, जिसको अगला आता है कैल्शियम कार्बाइड दोस्तों, और छठवां आपका आता है पिक्नोमीटर। तो दोस्तों आप लोगों का यहाँ पर क्या है, आपका वाटर कंटेंट ज्ञात करने की 6 मेथड है दोस्तों। पहला ओवन ड्राइंग मेथड है, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड मेथड बोलते हैं। सैंडवाथ मेथड होता है, जिसको हम सब्सिडरी मेथड बोलते हैं। अगला 3rd नंबर है एल्कोहल मेथड, जिसको हम स्प्रेड मेथड बोलते हैं। 4 आपका इंफ्रारेड लैंप होता है। 5वां आपका कैल्शियम कार्बाइड होता है। 6 नंबर आपका दोस्तों पिक्नोमीटर होता है। तो दोस्तों इस तरीके से आपके वाटर कंटेंट ज्ञात करने की ये आपके 6 पॉइंट हो गए हैं, 6 ये विधियां हैं। तो अच्छे से याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ हाईली प्लास्टिक सॉइल इज अबाउट। तो आप लोगों को ये बताना है कि जो हाईली प्लास्टिक सॉइल होती है उसके लिए प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं, उसके लिए जो वैल्यू होती है वो आपकी 20 to 40 होती है दोस्तों। कितनी होती है, 20 to 40 होती है। चलिए यहाँ पर मैं आपको बात बता दूं कि जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है, मतलब दोस्तों IP होता है। तो ये आपका क्या होता है दोस्तों, WL माइनस WP। दोस्तों क्या होता है आपका, WL माइनस WP होता है दोस्तों, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि हाईली प्लास्टिक सॉइल जब आपकी बात होगी तो उसके लिए जो आपका प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू होती है फ्रेंड्स, तो कितनी होती है, 20 to 40 होती है फ्रेंड्स, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, तो इसमें मैंने आपको बताया कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स की जो वैल्यू होती है, जो फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बता ही दिया है कि WL माइनस में क्या होता है दोस्तों, WP होता है फ्रेंड्स। चलिए यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर लेते हैं कि कभी कभी क्या होता है आपका, जैसे SSC जो एग्ज़ाम कराता है या UP SSC जो आपका एग्ज़ाम कराता है, उसमें फॉर्मूला बेसिस आपका समझ आ जाता है फ्रेंड्स। तो उसमें क्या होता है, कभी कभी क्या आप लोगों ने यदि एग्ज़ाम दिया होगा तो आप लोगों ने इस क्वेश्चन को ज़रूर देखा होगा दोस्तों। आप इसमें देखिएगा, नीचे आप क्वेश्चन में इसमें फॉर्मूला देख रहे हैं, IP बराबर 0.74 WL माइनस 8 फ्रेंड्स। तो ये इसलिए फॉर्मूला है कि जब कभी आपको लिक्विड लिमिट की वैल्यू दी जाती है, मतलब WL की वैल्यू दोस्तों आपको दी जाती है, और आपसे बोला जाता है कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, तो तब आपका फॉर्मूला आपको लगाना है IP बराबर 0.74 WL माइनस 8 लगाना है फ्रेंड्स, ठीक है ना। ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस फॉर्मूले को आप लेके याद कर लीजिएगा जब आप SSC या UP SSC का एग्जाम देते हैं, और इसमें फॉर्मूला बेसिस जो छोटा छोटा क्वेश्चन आता है उसमें इस तरीके का फॉर्मूला बेसिस सवाल आता है दोस्तों। तो आप लोगों को याद रखना है, क्या याद रखना है कि IP बराबर एक तो आपका WL माइनस WP होता है, और दूसरा दोस्तों आपका होता है IP बराबर 0.74 WL माइनस 8 होता है फ्रेंड्स, ठीक है ना। नाउ दैट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा फ्रेंड्स यदि कंटेंट अच्छा लगता है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है।
तो दोस्तों आपसे 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द परसेंटेज ऑफ द पोरोसिटी ऑफ कॉम्पैक्टेड सैंड इज अबाउट। तो आपको ये बताना है दोस्तों कि जो आपका कॉम्पैक्टेड सैंड होती है उसमें पोरोसिटी का परसेंटेज कितना होता है। परसेंटेज ऑफ पोरोसिटी ऑफ कॉम्पैक्टेड सैंड इज, आपको याद रखना है फ्रेंड्स, उसमें कितना होता है आपका कॉम्पैक्टेड सैंड में जो आपका पोरोसिटी परसेंटेज होता है वो 30 to 40% होता है दोस्तों। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है फ्रेंड्स। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज यूनिटी। दोस्तों याद रखना है कि आई की वैल्यू आपसे बोली गई है 1 है, देन द रेशियो ऑफ फ्लो अक्रॉस यूनिट एरिया ऑफ सॉइल इज कॉल्ड। दोस्तों कोफिशिएंट ऑफ सीपेज, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। चलिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को पता ही होगा कि जो Q बराबर फॉर्मूला होता है आपका, वो आप लोगों को अच्छे से याद होगा, KIA होता है क्या दोस्तों। बिल्कुल आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा क्या होता है आपका दोस्तों, Q बराबर KIA होता है फ्रेंड्स। ठीक है ना, अब यहाँ पर आपसे बोला गया है कि जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है इसकी वैल्यू कितनी है दोस्तों, 1 है। तो आई की जो वैल्यू है आपकी दोस्तों वो हो गई है आपकी 1। जब आई की वैल्यू जब आप यहाँ पर पुट कर देंगे, आई की जगह 1 कर देंगे, तो आपका क्या बचेगा फ्रेंड्स, ओनली क्या बचेगा, Q बराबर K इंटू ए बचेगा क्या, बिल्कुल बचेगा। अब आप क्वेश्चन को जरा अच्छे से पढ़िए, क्या बोला गया है, देन द रेशियो ऑफ फ्लो, जो फ्लो है, फ्लो मतलब आपका है दोस्तों Q मतलब डिस्चार्ज, यूनिट एरिया ऑफ सॉइल। तो यूनिट एरिया आपका ये है, यूनिट एरिया बोला गया, तो Q में जब हम लोग Q अपॉन A कर देंगे तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा ये आपका किसके बराबर हो जाएगा, K के बराबर हो जाएगा। और जो आपका K है वो आपका क्या है दोस्तों, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जो आपका K है फ्रेंड्स वो आपका क्या है, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी होगा। तो यहाँ पर आप लोग क्लियर, अब आंसर आप टिक कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं दोस्तों। इसका जो आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इज करेक्ट आंसर दोस्तों। तो नाउ दैट्स क्लियर, कोई प्रॉब्लम, तो K बराबर आपका क्या हो जाएगा, Q अपॉन A हो जाएगा फ्रेंड्स, और K आपका क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी दोस्तों। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, देखिए दोस्तों अभी मैंने इस क्वेश्चन की चर्चा की है, पीछे मैंने आपको पूरा डिटेल से समझा दिया। क्या बोला गया है, डार्सी लॉ कैन आल्सो बी रिप्रेजेंट एज, आपको ये बताना है कि जो डार्सी लॉ होता है दोस्तों जो परमेबिलिटी का होता है, तो आपको मैंने बताया कि Q बराबर क्या होता है आपका, KIA होता है फ्रेंड्स। ठीक है ना, K आपका क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी होता है, Q आपका क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो होता है, I क्या होता है आपका, ग्रेडियंट होता है, और A क्या होता है आपका, क्रॉस सेक्शन एरिया होता है फ्रेंड्स। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डार्सी लॉ क्या होता है दोस्तों, Q बराबर KIA इज करेक्ट आंसर। दोस्तों कमेंट ज़रूर करिएगा, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा है तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों तक अच्छे से अच्छा वीडियो दूँ, आपको कंटेंट जो है अच्छे से अच्छा दूँ। दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है आपका यूपी ट्रिपल SC JEE और SSC JEE के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्या बोल रहा है। तो दोस्तों अच्छे से क्वेश्चन को देखिएगा, क्या बोला गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स गिव्स द फेलियर एनवेलप for a normally consolidated saturated clay sample tested in triaxial test under drain condition। दोस्तों तो यहाँ पर आप बिल्कुल मत घबराइए, आप तो यहाँ पर एक पॉइंट पकड़ने की कोशिश कीजिएगा, और यहाँ पे क्या लिखा है, नॉर्मली कंसोलाइडेड क्ले। आप तो इस वर्ड को पकड़िएगा, क्या लिखा है, क्ले लिखा है दोस्तों। तो ये जो आपका डायग्राम है दोस्तों, आप लोगों को पता है कि जो सॉइल होती है उसमें आपकी किसी किसी में कंसिस्टेंसी होती है, कंसिस्टेंसी तो आपको क्लियर है कि होती है। इसके बाद मैं आपको बता दूं, जो लोकल जिसको इंटरनल अट्रैक्शन बोलते हैं, आंतरिक आकर्षण बोलते हैं, वो भी आपका होता है दोस्तों। ठीक है ना, कंसिस्टेंसी भी होती है। जब ये दोनों चीज़ें आपकी होती हैं दोस्तों, तो वहाँ पर आपका शियर स्ट्रेस जरूर होता है दोस्तों। तो आप यहाँ पर टाउ की वैल्यू टाउ आप देख रहे होंगे, जो आपका देखिए फ्रेंड्स, फिर से मैं आपको क्लियर कर दूं, आप लोगों को पता है एक फॉर्मूला होता है, आप लोगों को अच्छे से पता होगा, टाउ बराबर C प्लस सिग्मा 10 कूलम्स लॉ से आपको ये मिलता है दोस्तों। क्या होता है, टाउ बराबर C प्लस सिग्मा 10 होता है दोस्तों। तो टाउ आपका क्या होता है, आप लोगों को पता है, शियर स्ट्रेस, सिग्मा क्या होता है आपका, नॉर्मल स्ट्रेस। तो यहाँ पर वही आपसे बोला गया। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो जो आपकी क्ले होती है दोस्तों, क्ले में आपकी कंसिस्टेंसी होती है। इसके बाद मैं आपकी फाई की बात करता हूँ। फाई आपका क्या होता है, इंटरनल एंगल होता है दोस्तों। क्या क्ले में कोई
इंटरनल एंगल होता है? बिल्कुल नहीं होता है दोस्तों। तो यहाँ पर जो आपकी फाई की वैल्यू होती है दोस्तों क्या हो जाएगी? आपकी जीरो हो जाएगी। जब आप यहाँ पर फाई की वैल्यू जीरो रखेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जो आपका टाउ होगा वो आपका फ्रेंड्स किसके बराबर हो जाएगा? क्या सी के बराबर होगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो जल्दी से आप लोगों से बोला गया है क्वेश्चन में क्ले की बात हो रही है दोस्तों, तो आप लोग क्लियर कर ले चुके हैं कि जब क्ले होगा तो टाउ आपका किसके बराबर होगा दोस्तों? सी के बराबर होगा। और इसमें जो आपकी फाई की वैल्यू होती है दोस्तों वो आपकी क्या होती है? जीरो होती है। तो पूरे डायग्राम में आप लोग चार जो आपको डायग्राम है ए बी सी डी, इसमें जल्दी से क्लियर कर लीजिएगा। फाई की वैल्यू जीरो किस में है? क्या इसमें है? क्या बिल्कुल है। और जो टाउ है वो किसके बराबर है दोस्तों? सी के बराबर है। तो देखिए आपको केवल बी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा जिसमें आपका जो टाउ है वो सी के बराबर है, फाई की वैल्यू आपकी जीरो है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पर जो आपका डायग्राम है कौन सा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन वो बॉम्बे इज करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आप क्वेश्चन को पकड़िएगा, आप लोगों को रटना नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। इसी तरीके से मैं आपको डिस्क्रिप्शन देता जा रहा हूँ। बस दोस्तों यदि आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है हमारे वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्या बोल रहा है? शायद आप लोग कहेंगे कि सर देखिए कैसा बचकाना वाला क्वेश्चन लेके आया हूँ, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। आपसे बोला गया है सरफेस टेंशन इज एक्सप्रेस्ड इन। आपसे दोस्तों ये बोला गया है कि जो सरफेस टेंशन, या फिर ये बोल सकता था एक्सप्रेस्ड की जगह पर वो यूनिट लिख सकता था दोस्तों, ठीक है ना, कि सरफेस टेंशन की यूनिट क्या होती है। यहाँ पर आपसे बोला गया है कि सरफेस टेंशन को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, मतलब उसकी यूनिट क्या होती है दोस्तों। तो आप लोग समझ लेगा, आपको पता है कि जो सरफेस टेंशन होता है टी बराबर होता है आपका एफ अपॉन एल दोस्तों। क्या होता है? टी बराबर एफ अपॉन एल। जो एफ है आपका फोर्स होता है, जो एल है आपकी लेंथ हो जाती है। जब स्ट्रेस होता है दोस्तों, जब वो दो लेयर आपकी खींचती हैं तो वहाँ पर आपको पता है कि जो एरिया है वो एक लंबी लंबाई में बढ़ जाता है। तो टी बराबर आपका क्या होता है? एफ अपॉन एल होता है। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि जो एफ है उसकी यूनिट क्या होती है दोस्तों? न्यूटन होती है। यहाँ पर जो एल है इसकी आप लोग मिलीमीटर भी लिख सकते हैं, मीटर भी लिख सकते हैं। तो आपका ऑप्शन पे डिपेंड करेगा किस तरीके से बोला गया दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है? न्यूटन पर एमएम हो जाएगा, मतलब न्यूटन पर मिलीमीटर हो जाएगा। अब लेकिन जो मिलीमीटर है दोस्तों वो किसके लिए? लेंथ के लिए है। तो यहाँ पर वही लिखा गया है दोस्तों। आप देखिएगा क्या लिखा है? न्यूटन पर मिलीमीटर लेंथ। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? बॉम्बे हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये तो आपका छोटा सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं क्या कह रहे हैं। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप देखिएगा आपसे क्या बोला गया है? द वेयरिंग कैपेसिटी ऑफ अ सॉइल डिपेंड्स ऑन। आप लोगों से बोला गया है कि जो वेयरिंग कैपेसिटी है सॉइल की वो किसके ऊपर डिपेंड करती है दोस्तों। तो आप लोगों को याद होना चाहिए क्या? नेचर ऑफ लोड, द एक्सटेंट ऑफ लोड, द साइज ऑफ द फुटिंग, द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन दोस्तों। तो आप लोगों को बता दें कि यदि हम कैपेसिटी की बात करते हैं, मतलब उसकी स्ट्रेस या स्ट्रल, मतलब उसका प्रतिबल, उसके सहने की क्षमता कितनी है दोस्तों। तो आप लोगों को पता है कि जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं तो क्या होता है? बल बटे एरिया होता है, मतलब फोर्स अपॉन एरिया होता है। स्ट्रेस बराबर फोर्स अपॉन एरिया होता है। जो एरिया है वो किसका है दोस्तों? फुटिंग का होगा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप लोगों को क्लियर ही हो गया होगा कि जो वेयरिंग ऑफ कैपेसिटी है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर? द साइज ऑफ फुटिंग के ऊपर, मतलब उसकी फुटिंग के साइज के ऊपर उसकी माप कितनी है, मतलब उसका एरिया कितना है दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ पर सी इज करेक्ट आंसर। ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आपसे क्या बोल रहा है दोस्तों? ये भी आपका छोटा सा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? द कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर इज गिवन बाय। मतलब आपको बताना है कि जो आपका एक्टिव अर्थ प्रेशर होता है उसका कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी होती है। आपको अच्छे से पता है कि के की वैल्यू आपकी कितनी होती है दोस्तों? 1 माइनस साइन फाइव अपॉन में 1 प्लस साइन फाइव। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपका एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी जेईई में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दोस्तों। आपको याद रखना है, आप लोगों का जो मेन टारगेट है, मेरा जो मेन टारगेट है, आप लोगों का लक्ष्य है, जो एम है वो है आपका यूपी ट्रिपल एससी एसएससी जेईई। तो दोस्तों वो आपका फाइट होगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है ना। अच्छा अच्छा कंटेंट लेकर आया हूँ, अच्छे क्वेश्चन है, पूरा देखिएगा दोस्तों। तो अब ये जो बात कर रहा हूँ यहाँ पर जो के ए की वैल्यू है दोस्तों वो आपकी 1 माइनस साइन फाइव अपॉन में 1 प्लस साइन ए फाइव की इक्वल होती है। यदि आपसे द कॉफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर की जगह दोस्तों यदि आपसे पैसिव अर्थ प्रेशर पूछा जाता दोस्तों, क्या पूछा जाता? पैसिव अर्थ प्रेशर पूछा जाता। तो पैसिव अर्थ प्रेशर के लिए आपको कुछ नहीं करना है, याद रखिएगा, बस आपको साइन चेंज करना है। जहाँ पर आपका 1 माइनस साइन फाइव था यहाँ पर आपको 1 प्लस साइन फाइव करना है। नीचे जो आपका 1 प्लस साइन फाइव था वहाँ पर आपको 1 माइनस साइन फाइव करना है।
मतलब कहने का है आप दोस्तों कि यदि जो आपका यहाँ पर के ए है, यदि हम इसको के पी बोल दें, मतलब पी आपका पैसिव हो जाएगा, के आपका कोफिशिएंट हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका जो पैसिव अर्थ प्रेशर का इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। तो आप लोगों को याद रखना है कि यहाँ पर आपसे क्या बोला गया है, कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर। तो कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर आपका क्या होगा, के ए बराबर 1 - sin φ अपॉन में 1 + sin φ होगा दोस्तों। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, बॉम्बे इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, लोकल शेयर फेलर अकर्स एट स्ट्रेन। मतलब जो आपका लोकल शेयर फेलर होता है वो आपका किस स्ट्रेन पर होता है, मोर देन 10%। तो उसके लिए लोकल शेयर के लिए जो आपकी स्ट्रेन होती है दोस्तों वो आपकी कितनी होती है, मोर देन 10% होती है। ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है दोस्तों। बोला गया है द अल्टीमेट वेयरिंग कैपेसिटी इंक्रीज विथ इंक्रीज इन द। मतलब अल्टीमेट जो वेयरिंग कैपेसिटी है इंक्रीज विथ इंक्रीज इन द। तो आप लोगों को बता दूं कि जो आपका अल्टीमेट वेयरिंग कैपेसिटी है वो आपकी दोनों के ऊपर डिपेंड करती है। मतलब डेप्थ ऑफ फुटिंग ऑफ विथ दोनों के ऊपर डिपेंड करती है, मतलब उसके एरिया पर डिपेंड करती है। तो यदि हम लोग दोस्तों उसकी गहराई मतलब डेप्थ या उसकी वेट मतलब चौड़ाई को यदि हम इंक्रीज करते हैं तो अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, आपकी इंक्रीज हो जाएगी। दोस्तों ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। ये टुकड़ों में पूछा गया है, ठीक है ना, अलग ढंग से बोला गया है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग फिर से मैं बता दूं, आपसे बोला गया है द अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी इंक्रीज। आपकी अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी कब होगी, जब हम उसका एरिया बढ़ा दें, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा दें, मतलब उसकी डेप्थ ऑफ फुटिंग की डेप्थ और विड्थ को बढ़ा दें, तो आपकी जो अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी है वो आपकी बढ़ जाएगी दोस्तों। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है दोस्तों, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, एनालिटिक थ्योरेटिकल मेथड्स। मतलब एनालिटिक बोल दे या थ्योरेटिकल मेथड्स बोल दे, एक ही बात है। मेथड्स फॉर डिटरमाइनिंग वेयरिंग कैपेसिटी हैव बीन सजेस्टेड व्हाई। मतलब दोस्तों आप लोगों को बताना है कि जो आपका एनालिटिक या थ्योरेटिकल मेथड्स है किसको ज्ञात करने का, बेयरिंग कैपेसिटी को ज्ञात करने का, तो एनालिटिक या थ्योरेटिकल मेथड किसने दिया है। तो दोस्तों आप लोगों को याद रखना है प्रेंडेटल एंड टर्जागी दोनों ने ये आपका मेथड दिया है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका क्या हो जाएगा, बोथ ऑफ दी अबव। मतलब प्रेंडेटल एंड टर्जागी ने एनालिटिक थ्योरेटिकल मेथड दिया है। दोस्तों नया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छे से याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपसे क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, दोस्तों आप लोगों से बोला गया है कि मिनिमम साइज ऑफ द स्क्वायर प्लेट हैज़ टू बी ऑफ। मतलब दोस्तों आपका जो बेयरिंग कैपेसिटी फाइंड आउट हम लोग करते हैं वो आपका एक लोड मेथड होता है। आप लोगों को पता है कि उसमें आप लोग क्या करते हैं, गड्ढा खोदते हैं, उसके अंदर एक प्लेट रहती है। तो यहाँ पर जो आपकी बोली गई है दोस्तों, आपको यहाँ पर प्लेट की साइज़ बतानी है दोस्तों, और कैसी साइज़ बतानी है, मिनिमम साइज़ बतानी है। अब इसके बाद मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यहाँ पर जो आपकी साइज़ है आप लोगों की, मिनिमम साइज़ आपकी 300 mm होती है, और जो आपकी मैक्सिमम साइज़ है दोस्तों आपकी 750 mm होती है। कितनी होती है दोस्तों, 750 आपकी मैक्सिमम साइज़ होती है, और जो 300 mm है वो आपकी मिनिमम साइज़ होती है। तो यहाँ से आपसे मिनिमम साइज़ पूछा गया है, तो 300 सेंटीमीटर मतलब 300 mm, सॉरी 30 सेंटीमीटर अर्थात 300 mm। तो याद कर लीजिएगा, या तो 300 mm लिख के आएगा आपके ऑप्शन में, या फिर आपका 30 सेंटीमीटर आएगा। तो दोनों में आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं आना है, सेम है, बस यूनिट आपकी चेंज है। तो मिनिमम साइज जो आपकी स्क्वायर प्लेट की होती है, बेयरिंग कैपेसिटी ज्ञात करने का जो मेथड होता है उसमें आपसे क्या, लोड बेयरिंग कैपेसिटी मेथड जो होता है उसमें आपकी जो मिनिमम साइज है वो आपकी 300 mm होती है, और जो मैक्सिमम साइज है दोस्तों वो आपकी 750 mm होती है, या 75 सेंटीमीटर होती है दोस्तों। तो ये अगला क्वेश्चन है जो आपका इसी से रिलेटेड होगा दोस्तों। तो चलिएगा उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। क्या बोल रहा है, क्या बोला गया दोस्तों, द शेप ऑफ टेस्ट पीस इज। दोस्तों अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है। कंफ्यूजन कुछ नहीं है, आप लोगों से ये नहीं बोला गया है क्वेश्चन में कौन किस मेथड की बात हो रही है, क्या बात हो रही है। तो आप लोग तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्या बोला गया, द शेप ऑफ टेस्ट पीस। मतलब कहने का जो बेयरिंग कैपेसिटी का जो लोड मेथड होता है, लोड बेयरिंग कैपेसिटी मेथड होता है, उसमें जो आप लोग प्लेट यूज करते हैं उसका जो शेप होता है किस तरीके का होता है। तो अभी दोस्तों हम लोगों ने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा है, उसमें कैसा होता है, आपका स्क्वायर की बात होती है। कैसी होती है, स्क्वायर की बात होती है दोस्तों। तो यहाँ पर जो आपका द शेप ऑफ टेस्ट पीस है वो आपका कैसा होता है, शेप होता है दोस्तों प्लेट का, स्क्वायर होता है। ठीक है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, तो क्या बोल रहा है दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा। क्या बोला गया है, द गिवन डायग्राम रिलेटेड टू
डिजाइन फीचर्स ऑफ सैंपल अफेक्टिंग सॉइल डिस्टर्बेंस, द एरिया रेशियो ऑफ सॉइल सैंपल इज गिवन बाय। मतलब दोस्तों ये आपका जो डायग्राम शो किया गया है ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है, आप लोगों को पता है कि इसके द्वारा हम लोग दोस्तों सैंपल ज्ञात कर लेते हैं, किसका, सॉइल का सैंपल लेते हैं। अब यहाँ से आपको एरिया रेशियो का फॉर्मूला बताना है इसके थ्रू कि आपका एरिया रेशियो का फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है। तो आप लोगों को पता है, चलिए मैं भी आपको बता देता हूँ क्या होता है आपका एरिया रेशियो। आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर आपको ए बी सी डी 3 ऑप्शन दिखाई दे रहा है। एरिया रेशियो की जब हम बात करेंगे दोस्तों तो वो हमारा आउटर एंड इनर की कंडीशन में लेते हैं आपका। तो आउटर जो हम डाया बात करेंगे दोस्तों वो आपका क्या है, आउटर डाया D2 है, जरा देख लीजिएगा अच्छे से, आउटर डाया आपका क्या है, D2 है। यदि हम इनर डाया की बात करते हैं तो आप लोग देखिएगा दोस्तों वो आपका क्या है, D1 है। दोस्तों याद रखिएगा जब हम सैंपल लेते हैं तो जो एरिया रेशियो होता है हम लोग सबसे निचले सिरे को देखते हैं। किसको देखते हैं, सबसे निचले सिरे को देखते हैं। आप जरा सबसे निचले सिरे की जब आप लोग बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर देखें ये आपका एरिया जो डाया है वो D2 में जाएगा, सबसे इनर डाया ये आपका देखें D1 में जाएगा। तो इसी से रिलेटेड आपका क्या होगा दोस्तों, फॉर्मूला बनेगा। और वो आप देख लीजिएगा क्या है आपका, आप यहां पर देखें क्या हो जाएगा, आउटर डाया का स्क्वायर माइनस मतलब जो आउटर एरिया है उसका, तो आप लोगों को बता दें क्या हो जाएगा, π/4 आपका डाया है तो आप लोगों को π/4 क्या D2 का स्क्वायर होगा, बिल्कुल होगा। इसके बाद माइनस में π/4 इनर डाया की बात करेंगे तो π/4 D1 का स्क्वायर होगा दोस्तों, बिल्कुल होगा। अपॉन में क्या हो जाएगा दोस्तों, इनर डाया हो जाएगा तो π/4 क्या आपका D1 का स्क्वायर होगा, बिल्कुल होगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या है आपका ऊपर π/4, ऊपर π/4 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉमन हो जाएगा, π/4 ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तब आपका क्या बचेगा दोस्तों, क्या D2 का स्क्वायर माइनस D1 का स्क्वायर अपॉन में क्या है, D1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो आपका बॉम्बे होगा वो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो एरिया रेशियो की वैल्यू होगी दोस्तों वो आपकी क्या हो जाएगी, D2 का स्क्वायर माइनस D1 का स्क्वायर अपॉन में D1 का स्क्वायर। तो इस तरीके से आपसे देखिए क्वेश्चन में आपसे एरिया रेशियो पूछा गया तो बॉम्बे इज करेक्ट आंसर दोस्तों, ठीक है ना। नाउ दैट्स क्लियर। चलिए इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूलेस और हैं तो उसकी हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों। यदि इसी क्वेश्चन में आपसे बोला जाता जो एरिया रेशियो आपसे बोला गया है, इसी क्वेश्चन में आपका यदि आपसे बोला जाता कि जो इंटरनल क्या दोस्तों, इंटरनल क्लियरनेस होता है दोस्तों, क्या होता है, इंटरनल क्लियरनेस होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों। तो आप लोगों को बता दूं कि इंटरनल क्लियरनेस का फॉर्मूला मतलब इंटरनल में आपको इंटरनल वैल्यू देखनी है, क्या देखना है, इंटरनल डाया देखना है। तो जरा डायग्राम को फिर से देखिएगा, इंटरनल डाया क्या क्या है दोस्तों, आप लोग देखें D3 आपका D1 से क्या बड़ा है, बिल्कुल आप लोग देख रहे हैं D3 आपका D1 से बड़ा है। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा D3 और D1, D3 D1 से बड़ा है। तो यहाँ पर हम लोग को कुछ नहीं करना है, आउटर डाया मतलब जो आपका बड़ा डाया है वो आपका D3 है तो D3 हो जाएगा, माइनस D1 आपका माइनस हो जाएगा और D1 आपका सबसे छोटा है तो आपका D1 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप लोग समझिएगा। आपसे क्या बोला गया, इंटरनल, तो इंटरनल डाया लेना है। जब आपसे एरिया रेशियो की बात करेगा दोस्तों तो एरिया का फॉर्मूला आपको π/4 D का स्क्वायर लगा देना है। तो आप लोगों को निचली वाली वैल्यू देखनी है, मतलब इस वाले डाया को आप बात करेंगे, किसके लिए, एरिया रेशियो के लिए। जब आप लोगों से इंटरनल क्लियरनेस की बात होगी तो आपको इंटरनल डाया देखना है दोस्तों, ठीक है ना। जब आपसे आउटरनल डाया की बात होगी तब आपको आउटरनल डाया देखना है। तो आप यहाँ पर देखें D2 है और यहाँ पर आप देखें D4 है, तो कौन बड़ा है D2 और D4 में, तो यहाँ से आउटर एक्सटर्नल या आउटर क्लियरनेस बोल सकते हैं। तो एक्सटर्नल क्लियरनेस क्या हो जाएगा दोस्तों, D2 आपका बड़ा हो जाएगा, माइनस में D4 आपका छोटा हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोग समझ ही गए होंगे, छोटा क्या है, D4 है। तो ये आपका किसका फॉर्मूला बन गया दोस्तों, एक्सटर्नल क्लियरनेस का बन गया। यदि इंटरनल होता तो आपका क्या हो जाएगा, इंटरनल D1 माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, सॉरी क्या हो जाएगा, इंटरनल क्लियरनेस क्या हो जाएगा दोस्तों, D3 माइनस D1 अपॉन में क्या हो जाएगा, D1। यदि आउटरनल की बात होगी या एक्सटर्नल की बात होगी तो क्या हो जाएगा दोस्तों, D2 आपका बड़ा है तो D2 माइनस D4 अपॉन में D4। रटने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। यदि कंटेंट अच्छा लगे आप लोगों को दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन कर लीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा यदि अच्छा लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या कह रहा है आपसे।
तो दोस्तों आपसे लोग 18 कोई नंबर क्वेश्चन है आपका, क्या बोल रहा है दोस्तों, द टाइम टी रिक्वायर्ड फॉर अटेनिंग अ सर्टेन डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ अ क्ले लेयर इज प्रोपोर्शनल टू। चलिए इसको समझने से पहले हम लोग इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, टाइम पीरियड का क्या होता है दोस्तों, ठीक है ना। तो दोस्तों आप देखिएगा रेट ऑफ सेटलमेंट क्या होता है दोस्तों, तो द रेट ऑफ सेटलमेंट में बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। तो ये इक्वेशन आपकी है, दी गई है आपकी, क्या है दोस्तों, फिर से देख लेगा, कैपिटल टी बराबर आपका क्या होता है दोस्तों, सी वी टी अपॉन स्मॉल एच का स्क्वायर। दोस्तों क्या होता है आपका, सी वी टी अपॉन स्मॉल एच का स्क्वायर। अब यहाँ पर आप लोगों को बता दें टी क्या होता है, सी वी क्या होता है, स्मॉल टी क्या होता है, एच क्या होता है। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं क्या होता है फ्रेंड। दोस्तों जो आपका टी है वो आपका टाइम फैक्टर होता है, सीवी है वो आपका कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन होता है, स्मॉल टी है जो आपका इलेप्स टाइम होता है दोस्तों, और स्मॉल एच है वो आपकी मैक्सिमम डिस्टेंस होती है दोस्तों, ठीक है ना। तो इस तरीके से कैपिटल टी टाइम फैक्टर, स्मॉल सीवी आपका कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, स्मॉल टी आपका इलेप्स टाइम हो गया, स्मॉल एच आपका मैक्सिमम डिस्टेंस हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग बात करेंगे कुछ, उसको भी देख लीजिएगा। जब आपसे सिंगल ड्रेनेज की बात होगी दोस्तों, किसकी बात होगी, सिंगल ड्रेनेज की बात होगी, तो इसके लिए स्मॉल एच आपका डी के बराबर होता है दोस्तों, किसके बराबर होता है, स्मॉल डी के बराबर। तो जो आपका फॉर्मूला था कैपिटल टी बराबर, जो आपका फॉर्मूला था क्या था, सी वी टी अपॉन डी का स्क्वायर। तो यहां पर जब आपसे बोला जाएगा कि स्मॉल टी आप लोग फाइंड आउट कीजिएगा, मतलब टाइम पीरियड ज्ञात कीजिएगा, तो टाइम पीरियड आपका क्या हो जाएगा, स्मॉल टी आपका तो बराबर में चला जाएगा, तो स्मॉल टी बराबर आपका क्या हो जाएगा, टी डी का स्क्वायर अपॉन सी बी, क्या यही होगा। जब हम लोग इसमें डबल ड्रेनेज की बात करेंगे तो आप लोगों को दोस्तों बिल्कुल परेशान मत होना है, आप लोगों को तो बस इतना याद रखना है कि जब डबल ड्रेनेज की बात होगी तो स्मॉल एच जो होगा आपका डी बाई टू के इक्वल हो जाएगा। बस डी बाई टू आप लोग यहाँ पर रख दीजिएगा फॉर्मूले, तब आपको फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, स्मॉल टी बराबर टी डी का स्क्वायर 4 सी वी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो जब आपसे सिंगल ड्रेनेज की बात होगी तो टी डी स्क्वायर अपॉन सी भी होता है, और जब आपसे डबल ड्रेनेज की बात होगी तो कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, मैंने आपको सिंपल बताया, नीचे 4 का भाग दे दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि स्मॉल एच जो होता है आपका डी बाई टू के इक्वल होता है फ्रेंड्स, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग उस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो क्वेश्चन आपसे बोला गया। तो क्या कह रहा है दोस्तों, जरा देख लीजिएगा, द टाइम टी रिक्वायर्ड फॉर अटेनिंग अ सर्टेन डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ अ क्ले लेयर इज प्रोपोर्शनल टू। आप लोगों को पता है कैपिटल टी बराबर आपका होता है, क्या होता है, कैपिटल टी बराबर सी बी टी अपॉन डी का स्क्वायर, यही होता है दोस्तों, ठीक है ना। अब यहां पर जब हम बात करेंगे, आपको स्मॉल टी बोला गया दोस्तों, तो जो आपका स्मॉल टी होगा आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आपका किसके बराबर हो जाएगा, स्मॉल टी की वैल्यू आपसे पूछेगी। तो दोस्तों आप लोगों का क्या होता है, फिर से मैं क्लियर बता दूं आप लोगों का, कैपिटल टी बराबर आपका होता है सी वी टी अपॉन डी का स्क्वायर दोस्तों, ठीक है ना। मैंने आपको बताया कि जो आपका डी होता है वो आपका किसके बराबर होता है, एच की बात होती है, ठीक है ना। तो यहां पर जब हम लोग बात करेंगे दोस्तों, आपसे टी बोला गया तो टी बराबर आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, स्मॉल टी बराबर आपसे बोला गया है तो आपका क्या हो जाएगा, जरा क्लियर कर लीजिएगा, कैपिटल टी और इनटू में क्या हो जाएगा आपका स्मॉल डी, अपॉन में क्या है आपका सी वी दोस्तों, क्या यही है, जो आपका डी है यहाँ पर डी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप इसको देखिएगा, जो आपका टी है वो मैंने आपको बताया, सॉरी डी है वो आपका एच के बराबर है, तो आप लोग देखिएगा क्या हम इसको कैपिटल टी एच का स्क्वायर अपॉन सी वी लिख सकते हैं। तो जो आपका स्मॉल टी होगा फ्रेंड्स वो आपका किसके बराबर हो जाएगा, क्या एच के बराबर होगा, और क्या 1/CV के बराबर होगा, बिल्कुल होगा दोस्तों। फिर से मैं आपको बता दूं क्या आपकी कंडीशन है दोस्तों, फिर से मैं आपको क्लियर कर दूं, स्मॉल टी जो आपका होगा वो आपका किसके बराबर हो जाएगा, एच स्क्वायर कैपिटल टी अपॉन सी भी के बराबर होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो स्मॉल टी जो आपका यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं, स्मॉल टी आपका किसके बराबर होगा, एच स्क्वायर के बराबर होगा, और 1/CV के बराबर होगा। तो जल्दी से देख लीजिएगा आप लोगों का, यहाँ पर आपको दिया गया है एच स्क्वायर और 1/CV किस में दिया गया दोस्तों, बॉम्बे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो स्मॉल टी बराबर आपका क्या होता है, फिर से मैं बता दूं, कैपिटल टी इंटू एच का स्क्वायर अपॉन में क्या होता है दोस्तों, सी वी होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्या बोल रहा है आपसे।
दोस्तों आपसे बोला गया है अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल आर रिक्वायर्ड फॉर, मतलब अनडिस्टर्ब जो सॉइल सैंपल होता है किसके लिए ज्ञात किया जाता है, कौन सा परीक्षण आपका अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल के लिए होता है दोस्तों। तो जल्दी से मैं आपको बता दूं, क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट, हाइड्रोमीटर टेस्ट, श्रिंकेज लिमिट टेस्ट, कंसोलिडेशन टेस्ट, तो वो आपका कौन सा होता है दोस्तों, कंसोलिडेशन टेस्ट। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों आप लोगों को इसमें बताना है सीवेज फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, दोस्तों ठीक है ना, सीवेज फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम। याद रखना है कि जब आपसे यूनिट वॉल्यूम की बात होगी तो वॉल्यूम की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, यूनिट वॉल्यूम है तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप लोगों को अच्छे से पता है IgW के बराबर हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम आपका क्या है दोस्तों, यूनिट होगा, इकाई यूनिट की बात हो रही है, तो जो आपका सीवेज फोर्स होगा वो आपका किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, IgW के बराबर हो जाएगा। जहां पर जो आपका I होता है वो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है, L है आपका लेंथ ऑफ सॉइल सैंपल है, H आपका हाइड्रोलिक हेड है, एंड गामा W आपका यूनिट वेट ऑफ वाटर है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको बात करनी है कि जब यूनिट वॉल्यूम की बात होगी तो जो सीवेज फोर्स होता है दोस्तों आपका वो किसके बराबर होता है, IgW के बराबर होता है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। यदि आपको बता दें, यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को क्या करिए, लाइक शेयर कर लीजिएगा दोस्तों। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब बेल आइकन कर लीजिएगा, ताकि जब मैं आपको कोई नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आप लोगों तक पहुंच जाए। दोस्तों अगला एक और बात बता दूं दोस्तों, ये जो वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूं यूपी SSC के लिए अपलोड कर रहा हूं दोस्तों, मेरे चैनल पर आपको दोस्तों कंप्यूटर मिल जाएगा, कुछ दिनों बाद मैं हिंदी भी अपलोड करूंगा दोस्तों, तो टेक्निकल मिलेगा, सिविल का, बाकी आपको कंप्यूटर मिल जाएगा, ठीक है ना दोस्तों, करंट अफेयर्स मिलेगा, और जो आपकी जीके है वो भी मिलेगी दोस्तों। तो इसलिए यदि ये सारी चीज़ें एक जगह आपको लेनी है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन कर लीजिएगा। कंटेंट अच्छा लगे तो दोस्तों कमेंट जरूर करिएगा। चलिए कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, गुड लक।